हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे प्रधानमंत्री का भाग 1। अब हम प्रधानमंत्री की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन ये भारत क्यों आया, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। क्या वजह थी कि क्रिप्स मिशन भारत आया। जैसा कि हमें पता, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 से। 1939 से जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें दो पावर थी, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। एलाइड पावर्स की कंट्री थी यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर। मुख्य ये देश थे जो अलाइड पावर्स की तरफ से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ से एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स में थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हिटलर। हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप को हिला दिया था। इसमें ब्रिटेन की भी हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ एक जापान भी एशिया में बड़ी ताकत के रूप में उभरा। उसने बहुत सी अंग्रेजों की कॉलोनियों पर कब्जा कर लिया था। वह बर्मा तक पहुंच चुका था, जापान है जो। तो ब्रिटेन को इस बात का डर था कि भारत में भी जो आज़ादी की मांग उठ रही थी, आंतरिक विरोध हो रहे थे, और इधर से जापान भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं जापान ने भारत पे हमला कर दे, और अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे वो बार बार मना कर रहे थे। तो इसलिए जो ब्रिटेन ने इस समस्या को सोल्व करने के लिए एक क्रिप्स मिशन भेजा, ताकि जो भारत में आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं उनको समाप्त किया जा सके और भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल किया जा सके। खासकर जापान के खिलाफ भारतीय सैनिकों की एक सेना तैयार की जाए। तो क्रिप्स मिशन आया। तो इस क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा। कब भेजा था? 22 मार्च 1942 को। अब देखते हैं इसके क्या प्रस्ताव थे। उसमें क्या क्या प्रस्ताव थे। सबसे पहले क्या था? युद्ध के पश्चात भारतीय संघ के निर्माण होगा और डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। क्या बोला गया कि अगर युद्ध समाप्त के बाद भारतीयों के लिए एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है? क्या कि पूरी तरह से आज़ादी न देना, यानी जिस भी स्टेट को वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, वो उस देश के जो पॉलिटिक्स नेता हैं, जो राजनीति के नेता हैं, वो सरकार तो खुद बना सकते हैं, कानून भी बना सकते हैं, लेकिन जो राज्य प्रमुख है वही होगा जो ब्रिटेन का है। जो ब्रिटेन का राज्य प्रमुख है वही भारत का भी राज्य प्रमुख होगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था, यानी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं दी जा रही थी। आगे क्या बोला गया? युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें प्रांतीय विधायिका और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व होंगे। क्या बोला गया कि युद्ध के बाद है जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रांत के और देशी रियासतों के लोग प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। आगे, भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान से सहमत नहीं है तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा उसको। तो इसमें क्या बोला गया? यदि कोई भी प्रांत जो नया संविधान बनेगा उसको मानता नहीं है या उससे सहमत नहीं है, तो जो अब स्थिति है वो यह स्थिति रख सकता है अपनी। फिर रक्षा संबंधी जिम्मेदारी ब्रिटेन पर ही होगी जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता। क्या बोला? जो रक्षा मंत्रालय है, यानी रक्षा से संबंधित जो भी कानून है वो भी ब्रिटेन ही बनाएगा। तो क्या होता? फिर कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या रीजन थे? कांग्रेस जो चाहती थी वो संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता चाहती थी। वो चाहती थी कि डोमिनियन क्या लगा रखा ये, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही थी, यानी डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। और भारत की सुरक्षा पर भी कांग्रेस
क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। जो कांग्रेस थी जो भारत की, वो भी नहीं चाहती थी कि सुरक्षा जो मंत्रालय है वो ब्रिटेन के हाथ में रहे। ये मुख्य कारण थे जिससे कांग्रेस असहमत थी। और क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण के स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। सिंपली समझे तो क्या था, पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान, यानी पूरी तरह से यह नहीं लिखा गया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे इस मिशन में, तो इसलिए मुस्लिम लीग इससे पीछे हट गई थी। तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो ये क्वेश्चन आता कभी कभी, पोस्ट डेटेड चेक वाला, भाई गांधी जी ने किस प्रस्ताव को कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को। तो इस वजह से जो कांग्रेस भी थी और मुस्लिम लीग भी थी, इनसे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया। अब आगे आती है वेवल योजना। ये वेवल कौन थे? लॉर्ड वेवल 1943 में भारत के वायसराय बने थे। अब ये क्यों आई, इसके बारे में जानते हैं। यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने व भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने योजना की घोषणा की थी। वही समस्या जो मैंने पहले बताई थी, विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें जो ब्रिटेन है वो कमजोर पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या चाहिए था, भारतीय सैनिकों का साथ चाहिए था। इसलिए वो बार बार ऐसे प्रस्ताव ला रहे थे जो भारत में आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं उनको समाप्त किया जा सके। तो अब हम इस योजना के जो प्रस्ताव थे, उद्देश्य थे, वे वो देखते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया, वायसराय एवं सेनापति के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय राजनैतिक दलों के होंगे। इसमें कहा गया कि वायसराय और सेनापति के पद को छोड़कर जो बाकी सभी सदस्य हैं वो भारतीय राजनीतिक दलों के होंगे। विदेश विभाग का प्रभाव भारतीय होगा, जो विदेश मंत्रालय है वो भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, इसमें यह कहा गया। फिर जो कार्यकारिणी परिषद में सवर्ण हिंदुओं व मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी जो कार्यकारिणी परिषद बनेगी उसमें सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, दोनों को समान रखा जाएगा। और आगे क्या कहा गया, युद्ध के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, यानी इसमें कहा गया कि युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय अपना संविधान खुद बना सकेंगे। आगे, नई कार्यकारिणी परिषद राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के जैसी होगी और गवर्नर जनरल एकांड वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। क्या कहा गया, सिंपल समझिए, जो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनेगी, यानी जो संविधान सभा बनाएगी या फिर जो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनेगी, उस पर गवर्नर जनरल बिना किसी मतलब के, बिना किसी अर्थ के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो नेता गिरफ्तार हुए थे उन नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। और इन प्रस्तावों पर जून 1945 में शिमला में सम्मेलन किया जाएगा। तो शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। इसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस का नेतृत्व किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और मुस्लिम लीग से नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन जो वेवल योजना में जो भी प्रस्ताव रखे गए थे, इनको कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने दोनों ने इनको अस्वीकार कर दिया था, यानी इनको माना नहीं। तो इसके क्या कारण थे, मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम लीग से ही हो, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भी मुस्लिम हो वो मुस्लिम लीग से हो, यानी मुसलमानों का नेतृत्व सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी। और दूसरा, अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां, ईसाई, सिख शामिल न हो, जिससे मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम न हो। यानी वो चाहती थी कि जो जितने भी पूरे भारत में मुसलमान हैं
उन सभी का नेतृत्व सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी। और मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कौन करे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी सभी मुसलमानों का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना करेंगे। परंतु कांग्रेस में भी मुसलमान थे, इसलिए कांग्रेस ने इस चीज को स्वीकारा नहीं। कांग्रेस ने कहा कि सभी संप्रदाय से प्रतिनिधि हों। 25 जून को शिमला सम्मेलन में सहमति न बन पाने से वेवल प्रस्ताव 14 जुलाई को वापस ले लिया गया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सिर्फ मुस्लिम लीग से ही मुस्लिम हो, परंतु कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि सभी दलों से, सभी संप्रदाय से, सभी दलों से प्रतिनिधि होने चाहिए। इस प्रकार जो वेवल योजना भी असफल हो गई। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, मार्च 1946 में भारत में चल रहे राजनीतिक व संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। इसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष भी थे। 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना में क्या प्रावधान किए गए देखते हैं अब उनको। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा। अब देखो इसमें क्या क्या बोल दिया गया। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यानी इस मिशन तक बात इतनी आ गई कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिला दिया जाएगा। और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार विभाग सभी इस जो देश बनेगा, जो अखिल भारतीय संघ बनेगा, इसी के अधीन ही ये तीनों मंत्रालय होंगे। और संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी। ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि तो शामिल होंगे। यानी जो संघ अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका बनाएगा, उसके अंदर ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि तो जो चुनकर आएंगे वही इसके सदस्य होंगे, मेंबर होंगे। आगे, संघीय विषयों के अलावा अन्य शक्तियां प्रांतों में होगी। यानी क्या कहा गया है, संघीय विषय जो केंद्र के विषय हैं उनके अलावा जो प्रांत जैसे अब हैं, अब केंद्र में है शक्तियां और स्टेट यानी राज्यों में भी है, ऐसा ही संघीय विषयों के अलावा जो अन्य शक्तियां वो प्रांतों में होगी। उसमें ब्रिटिश का कोई भी हाथ नहीं होगा, यानी ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति प्रांतों में नहीं होगा। आगे, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। अप्रत्यक्ष चुनाव क्योंकि 1945 में ही जो चुनाव हुए थे भारत में, और जिसमें कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तो अंग्रेज भी नहीं, जो ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि बार बार चुनाव किया जाए, जिससे टाइम भी कम था और जो संविधान है वो अप्रत्यक्ष चुनाव से ही बनाया जाए। और इसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य होंगे, 93 देशी रियासतों के, 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और कुल होंगे कितने, 389 सदस्य। फिर 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। प्रांतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, यानी प्रांतों में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा, जो वही संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करेगा। एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी दलों का समर्थन प्राप्त होगा। यानी सिंपली समझे तो एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसको सभी भारत के जितने भी दल हैं उनका समर्थन प्राप्त होगा। और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, लागू नहीं हो जाता, तो वो अंतरिम सरकार जो 1935 का एक्ट है उसके अनुसार अपने देश को चलाएगी।
मुस्लिम लीग की मांग को नकारा गया, पाकिस्तान बनाने का प्रावधान नहीं था कैबिनेट मिशन में। यानी जो मुस्लिम लीग है, जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो इस कैबिनेट मिशन में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि माना गया कि यह एक अव्यवहारिक कदम है जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन। तो 12 अगस्त को बहुमत प्राप्त कांग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया जाता है, परंतु मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होती है और न ही फिर मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया जाता है। तो इससे गुस्सा होकर मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कलकत्ता में दंगे हो जाते हैं। सबसे पहले कलकत्ता में दंगे शुरू हो जाते हैं। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है नारा देते हैं, लड़के लेंगे पाकिस्तान, यानी 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषणा कर देते हैं और अकेले कलकत्ता में ही 5000 मौतें हो जाती हैं और इससे पूरे देश की स्थिति बिगड़ रही होती है, यानी जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो जाते हैं। गांधी जी कलकत्ता जाकर आमरण अनशन पर बैठते हैं, फिर जाकर कुछ दंगे शांत होते हैं। तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अन्य 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली, जिसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे, पर वे मुस्लिम लीग से नहीं थे वो सदस्य। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि अब हम सरकार में, अंतरिम सरकार में रहकर अब पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के वायसराय थे। उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। लियाकत अली मुस्लिम लीग की पार्टी से थे। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। होता क्या है, अंतरिम सरकार तो बन जाती है, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहते हैं। वो कोई भी कार्य को स्वीकार नहीं करते और वो संविधान सभा का भी बहिष्कार करते हैं। दूसरी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के विचार बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो इससे इस चीज को देखकर मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, यानी अब भी कोई समस्या सोल्व नहीं हुई थी। तो इसी बीच उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। यानी पहले यह कहा गया था कि 30 जून 1948 को ही भारतीयों को सत्ता देंगे, परंतु अब यह घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 से पहले कभी भी, यानी 1947 में ही सत्ता सौंप दी जाएगी। और इस कार्य के लिए वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को यह कार्य दिया गया। तो फिर आता लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, कब? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो आज के संसद भवन में सभी दलों को संबोधित करते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में क्या क्या प्रस्ताव थे देखते हैं हम उनको। भारत का विभाजन भारतीय संघ व पाकिस्तान में किया जाएगा। सिंपली समझें तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन कहते हैं कि भारत की एकता को बचाए रख सकने वाले किसी समझौते तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है, इसलिए भारत को अब 2 देशों में विभाजित किया जाएगा, एक भारतीय संघ और एक पाकिस्तान में। आगे संविधान सभा 2 भागों में बंट जाएगी, यानी अपने अपने देशों के लिए संविधान बनाएगी। भारत
के लिए भारतीय संविधान सभा, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी संविधान सभा। पंजाब बंगाल के लिए रेड क्लिफ आयोग की स्थापना की जाएगी, यानी अब 2 देश बन रहे हैं तो उनकी सीमा भी निर्धारित करनी है, इसलिए एक रेड क्लिफ आयोग की स्थापना की जाएगी। सिंध उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले को छोड़कर सभी प्रांत भारत में शामिल होंगे। यानी सिंध, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिले ये पाकिस्तान को दिए जाएंगे और बाकी हिस्सा भारत में का होगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत व असम के सिलहट जिले को जनमत संग्रह के निर्णय पर छोड़ दिया, यानी इन पर बहुसंख्यक आबादी नहीं थी तो इनको जनमत संग्रह पर छोड़ दिया गया। देशी रियासतों के बारे में कहा गया कि जो स्थिति अंग्रेजों से संधि से पहले थी वही रियासतों की स्थिति हो जाएगी, यानी पैरामाउंटेंसी पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। राजाओं की इच्छा होगी तो वो भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहेंगे। यानी पैरामाउंटेंसी का मतलब है कि सभी राजाओं ने या सभी रियासतों रजवाड़ों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब जब अंग्रेज जा रहे हैं तो उनकी स्थिति जो अंग्रेज आने से पहले थी वो हो जाएगी। वो चाहे तो भारत में शामिल हो, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, और वो चाहे तो अपना देश स्वतंत्र बनाए, यानी जो अपनी रियासत है उसको स्वतंत्र बनाए, उसके लिए अपना अलग संविधान बनाए। उनको जो करना है उनकी इच्छा पे छोड़ दिया। इस योजना को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने भी ये बातें मान ली क्योंकि कांग्रेस को अपना एक अलग पूर्ण स्वतंत्रता मिल रही थी, और मुस्लिम लीग ने इसलिए मान लिया क्योंकि मुस्लिम को अपना अलग देश पाकिस्तान मिल रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को। इस प्रकार जो ये लॉर्ड माउंटबेटन प्लान है ये सफल होता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को सत्ता दे दी जाएगी, इस एक्ट में कहा गया। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब अंतरिम सरकार विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल जाती है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में देखते हैं अब कौन कौन मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध उनके अंडर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के शोध मामले उनके अंडर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। आर के षणमुगम सेट्टी वित्त मंत्री बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री यानी कानून मंत्री बने। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर बनी स्वास्थ्य मंत्री। CH बाबा वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गोडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय इनके अंडर था। भारत को आजादी मिल गई थी 200 साल के अंग्रेजों के राज के बाद। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।